हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है कि इस क्रिया के माध्यम से हम लोग वाक्य को समझ लेंगे और इस क्रिया के बिना कोई भी यह वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता है और यह क्रिया है तभी वाक्य है। यह क्रिया टॉपिक से हर साल मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का सवाल पूछता है और ये 3 नंबर के सवाल के लिए हम लोगों को क्रिया को पढ़ना है। भाषा के अनुसार यह क्रिया जो है बदल जाता है। इसी क्रिया को संस्कृत में हम लोग कहते हैं धातु और इसी क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वर्ब। नाम भाषा बदला, नाम भी बदल गया। इस क्रिया में मुख्यतः होता है आपका 2 भेद रचना के आधार पे। रचना के आधार पे अगर इस क्रिया का भेद हम लोग जाने तो 2 होता है, लेकिन पहले क्रिया का परिभाषा जानना हम लोग के लिए जरूरी है। तो क्रिया का परिभाषा होता है कि क्रिया का शब्दार्थिक अर्थ होता है यदि कोई कार्य करता है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः रचना के आधार पे आधार पर 2 भेद होते हैं। एक हो जाएगा सकर्मक क्रिया और एक हो जाएगा आप सभी का अकर्मक क्रिया। ये 2 होते हैं आप लोग के रचना के आधार पे, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों के 4 और होते हैं जिसका नाम आता है एक प्रेरणार्थक क्रिया और एक होता है दूसरा नंबर पे संयुक्त क्रिया। इसके बाद होता है आप लोग का संयुक्त क्रिया के बाद तीसरा नंबर पे पूर्वकालिक क्रिया और लास्ट होता है 4 नंबर पे आप लोगों का पूर्वकालिक क्रिया के बाद नाम धातु क्रिया। और ये आप लोगों को धातु है और इसके बाद जो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं उसमें ये पता चलेगा आप लोग को कि धातु के बिना कोई भी मतलब क्रिया, धातु के बिना कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती है। पहले आप लोगों को हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, तेजी से इसको उतार लीजिए। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बिना धातु का कोई भी क्रिया संभव नहीं है। धातु संभव तभी है जब उसमें क्रिया रहेगा। तो इसमें लिखाता है कि बिना धातु का कोई भी क्रिया संभव नहीं है। बिना धातु का कोई क्रिया संभव नहीं है। जैसे पठ धातु से पढ़ना क्रिया बना है। गम धातु से जाना क्रिया बना है।
तो बिना धातु का कोई क्रिया नहीं हो सकता है, यानी हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं कि धातु के अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बिना धातु का कोई भी क्रिया संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर पठ नहीं रहता तो पढ़ना नहीं बनता, अगर गम नहीं रहता तो जाना नहीं बनता। अब देखिए हम आप लोगों को सबसे पहले लिखे हुए थे वहां पे सकर्मक क्रिया, जो इसके हम लोग प्रकार है उसको पढ़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में होता है कि इसमें कर्म होता है और जो काम होगा वह सिर्फ कर्ता पर प्रभाव उसका पड़ेगा, और क्या कहते हैं कि इसके अलावा इसमें कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी सकर्मक में आपका कर्म और कर्ता दोनों रहेगा। इसका परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे में मोहन आम खाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोहन जो है यह कर्ता हो गया और आम जो है कर्म हो गया और खाना जो है क्रिया हो गया। इस वाक्य में कर्ता भी है और कर्म भी है और क्रिया भी है। अगर कर्म और कर्ता दोनों है तो यानी यह सकर्मक क्रिया है। अगर दोनों में से कर्म नहीं रहता, सिर्फ कर्ता रहता, तो हो जाता कौन? अकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? अकर्मक क्रिया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसमें काम का प्रभाव कर्ता और कर्म दोनों पर पड़ता है, तो कौन होता है? सकर्मक क्रिया। जैसे में मोहन आम खाता है, नीलम रोटी खाती है, ये सारा का सारा किसमें दोनों होना चाहिए, कर्ता और कर्म दोनों। तो अगर दोनों रहता है तो कौन हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ये धातु के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। और सकर्मक क्रिया का एक मतलब जो बताए हुए हैं आपका परिभाषा के साथ साथ एक एग्जाम्पल में भी दे दिए हैं। अब आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, और जहां समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए और उसको फिर आप लोग को बताया जाएगा। सीखते रहिए और जानते रहिए। आगे फिर हम आप लोग को बता रहे हैं। इसके बाद अकर्मक क्रिया क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया भी इसी तरह से है। आप लोग बहुत तेजी से इसको लिख लीजिए। आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं बच्चों, तेज लिख लीजिए इसको। पहले इतना अच्छा से जितना वीडियो आप लोगों को बना करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 3 नंबर जो है क्रिया जो पूछता है संस्कृत में, हिंदी में, वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम मिटाते हैं बाबू, खत्म। सिर्फ कर्म नहीं होगा, सिर्फ कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। इसका परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े तथा कर्म नहीं हो उसे
अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से, जितना आसान तरीका से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उतना आसान तरीका से आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इतना आसान तरीका, एकदम जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। एकदम नॉर्मल तरफ से बच्चों को ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए। अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, अकर्मक क्रिया का परिभाषा कितना आसान है। जिस वाक्य में काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े तथा कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, यहाँ पे राम दौड़ता, इसमें कर्म जो है आप लोग को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह राम जो है आप लोग का कर्ता है और दौड़ना जो है आप लोग का क्रिया है। तो देखिए, करता है कर्म है, लेकिन करता है और क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म जो है आप लोग को कहीं नहीं है, तो यह हो जाएगा आप लोग का अकर्मक क्रिया। अगर सिर्फ कर्ता और क्रिया रहता है तो अकर्मक, और कर्ता कर्म क्रिया तीनों रहता है तब आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ध्यान में रखिएगा और अच्छे से तरीकों से इसको बताया जा रहा है, आपको सुनते रहिएगा। सोहन बोलता है, सोहन हो जाएगा कर्ता और बोलना हो जाएगा आप लोगों का क्रिया। ये सब चला जाएगा आप लोग को कर्ता का, क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया में। ये अकर्मक क्रिया भी आप लोग का क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम आप लोग को बता रहे हैं इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। ये अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। एक क्रिया के मुख्य रूप से दो ही भेद है, सकर्मक और अकर्मक। रुक तरह है बाबू 3 नंबर में जो है, जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यह एक ऐसी क्रिया, इसके नाम से ही समझ लीजिए, प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा दिया जाएगा। कोई ऐसा कार्य हो जो स्वयं ना किया जाए और दूसरे को प्रेरणा दिया जाए और उसको प्रेरित किया जाए कि बाबू ये काम कर दीजिएगा तो आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। आप पढ़ लिख लीजिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। हम नहीं पढ़ रहे हैं, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरे को प्रेरणा हम दे रहे हैं, तो वही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका परिभाषा बनता है, जब कोई स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तथा प्रेरित करता है, दूसरे से करवाता है तथा प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कोई स्वयं कार्य न करके दूसरे से काम करवाता है तथा प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम अपने भाषा में, एकदम मातृभाषा में आप लोग को पढ़ा रहे हैं बच्चों। ध्यान से सुनते रहिए, परिभाषा को लिखते रहिए और याद करते रहिए। आपके जीवन में बहुत फायदा करेगा। यह हिंदी व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य संपन्न नहीं होता है। इसका जैसे में देखिए, सीमा अपने भाई से खाना बनवाती है। जैसे में लिखे हैं बच्चों कि सीमा अपने भाई से खाना बनवाती है। शिक्षक कल्लू से पुस्तक पढ़वाते हैं।
यहाँ पे सीमा जो है स्वयं खाना नहीं बना रही है और अपने भाई से बनवा रही है। शिक्षक स्वयं किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कल्लू से किताब पढ़वा रहे हैं। तो इसमें मतलब प्रेरणा दिया जा रहा है, उससे करवाया जा रहा है स्वयं ना करके। यही होता है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद 4 नंबर में आप लोगों का है, जिसमें देखिएगा इतना आसान, इतना स्टेबल, जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में ये बताया जाता है आप सभी को कि जब कोई कार्य एक समाप्त किया जाए और तुरंत दूसरा कार्य शुरुआत किया जाए, वही होता है पूर्वकालिक क्रिया। देखिएगा, जब कोई एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य तुरंत शुरू किया जाए, एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरा काम शुरू किया जाए तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का मोहन पढ़कर खाना खाया। देखिए, यहाँ पे एक कार्य समाप्त किया पढ़कर, और तब जाकर के वह खाना खाया। उसके बाद राम विद्यालय जाकर पढ़ता है। कहाँ जाकर पढ़ता है? विद्यालय। गया है तभी तो पढ़ता है, नहीं गया रहता तो नहीं पढ़ता। बाबू अच्छे से पढ़िए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए और इसको खूब बढ़िया से लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए। बेईमानी नहीं, पढ़ाई भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि अगर आपके द्वारा अगर वो कुछ जानते हैं तो उन लोग का भी जीवन सफल होगा। देखिए, इतना अच्छा से, इतना बढ़िया से कोई अगर आपको क्रिया पढ़ा देगा तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये ध्यान से पढ़िए बच्चों और ध्यान दीजिए और लिखते भी रहिए। वीडियो में चौथा नंबर पर पढ़ा, पांचवा की चौथा हो। अब संयुक्त क्रिया, पांचवा नंबर है संयुक्त क्रिया। यह एक प्रकार की ऐसी क्रिया है कि इस क्रिया में आप लोगों का दो क्रिया दिखाई देगा, तभी जाकर के वह संयुक्त क्रिया कहलाएगा। इसका परिभाषा होता है कि वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे में देखिएगा, मोहन खेल चुका। अब यहाँ पे मोहन तक करता हो जाएगा, यहाँ पर खेल चुका है। फिर देखिए, सोहन घर पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचना और गया यह दोनों एक क्रिया है, तो दोनों क्रिया है, तो यहाँ पे आप लोग का कौन क्रिया हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। डबल क्रिया है, डबल क्रिया है, यहाँ पे दो क्रिया है। एक और बताते हैं आप लोग को, जैसे में
तुम रोज खाना खाया करो। यहां पे देखो, खाया करो, दो क्रिया हो गया, करना और खाया। तो जब डबल क्रिया रहेगा दो गो, तो वह हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में याद रखिएगा हमेशा परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोग का सब जैसे बताए हुए हैं बाबू, वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खेल खेल चुका है, सोहन घर पहुंच गया, तुम रोज खाना खाया करो। तो यहाँ पे एक क्रिया दो क्रिया, एक क्रिया दो क्रिया, फिर एक क्रिया और दो क्रिया। यहाँ पे खेल हो गया और यहाँ पे खेल खेल चुका। दो दो क्रिया सब में है तो वह है संयुक्त क्रिया। अगर दो दो क्रिया नहीं है तो वह संयुक्त क्रिया आप लोगों का नहीं है। अब लास्ट एक बचा हुआ है जो कहलाता है नाम धातु क्रिया। इसको अच्छे से कर लीजिएगा और वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से एक नोट्स बना लीजिएगा। और नोट्स जब बना लीजिएगा तो आपका क्रिया को कहीं से फिर जानने की जरूरत है ही नहीं। एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। फिर ये सब इसको मिटा देते हैं और अगला टॉपिक जो है, अगला इसी का एक भेद बचा हुआ है जिसका नाम है लास्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया छठा नंबर। और यह नाम धातु क्रिया जो है लास्ट है। इसका परिभाषा कहता है कि वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है कि अपना से अपनापन, यहाँ पे एक क्रिया है और एक मतलब यहाँ पे जो कुछ भी बनेगा, जो भी क्रिया बनेगी वहां पे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण रहेगा ही। तो अपना से अपनापन में एक आप लोग का संज्ञा मतलब सर्वनाम है, तो एक आप लोग का विशेषण है और दूसरे का विशेषता बता रहा है। ये आप लोग का जो है क्रिया समाप्त हुआ। अब अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों से बेईमानी मत कीजिएगा, उसके पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।